So now, yesterday, as we have started this chapter, Indian economy on the eve of independence, yesterday only we have discussed what all will go around in this chapter, what all you people will study in this chapter. I have told you this chapter deals about the condition of Indian economy which was there before the coming or arrival of British, what happened during the British rule, and how they left the Indian economy when we were supposed to get our independence. What was the state, what was the nature of Indian economy on the eve of independence. Yesterday only I have told you that we'll be talking about 6 different sectors of Indian economy and what were the features of those sectors at that time when we were getting our independence, how we got our sectors from the British rule. So we have started with agriculture sector. I have told you what was the features of agriculture sector. I have told you कि क्या क्या features थे जो agriculture sector को बनाते थे. आज हम पढ़ेंगे कि उसका ऐसा कारण क्या था. ठीक है, what was the causes. ठीक है, तो आपने एक चीज़ तो जरूर पढ़ ली होगी कि हमारा agriculture sector बड़ा backward था, बड़ी प्रॉब्लम्स थी, बड़ा स्टैग्नेशन था, स्थिर था, बढ़ नहीं रहा था, ग्रो नहीं मिल रहा था. ठीक है, तो वो फीचर्स में आपको वो चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी. अब बात आती है कि वो ऐसा क्यों था. तो हमने कल बात की थी कि इंडियन एग्रीकल्चर का स्टेटस क्या था, उसके फीचर्स क्या थे, उसका नेचर क्या था. आज हम ये बात करेंगे कि भाई वो ऐसा क्यों था, क्या कारण था कि इंडियन एग्रीकल्चर बैकवर्ड है, क्या कारण था, है नहीं था, है ना. अब के कारण और पहले के कारण अलग हैं. हम पहले के कारण पता करेंगे कि उस वक्त ब्रिटिश रूल से जो हमको हैंड ओवर हुआ इंडियन एग्रीकल्चर, वो बैकवर्ड था. वो तो आपने कल के फीचर्स में उसके देख ही लिया, लेकिन वो ऐसा क्यों था वो हम पढ़ेंगे. तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पहले से लिख रखा है, दैट इज लैंड रेवेन्यू सिस्टम. वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस फॉर द बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एट दैट टाइम वाज लैंड रेवेन्यू सिस्टम. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लैंड रेवेन्यू सिस्टम का मतलब क्या होता है. आपको पता है पहले क्या है, लैंड के लीज राइट्स ब्रिटिश ने कलेक्टिवली मीडियरीज को दे दिए थे. ठीक है, जिसको हम क्या कहते थे, जमींदार कहते थे. कई सारे लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे और वो टाइम बीइंग में अलग अलग चेंज भी हुए थे, अलग अलग गवर्नेंस में अलग अलग ऑब्जेक्टिव पे उनको चेंज भी किया गया था. ठीक है, जिसमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिस्टम था जमींदारी सिस्टम. ठीक है, जमींदारी सिस्टम में क्या होता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट कलेक्टिवली लैंड के राइट्स, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स क्या कर देते थे, इंटरमीडियरीज को दे देते थे, जिसको कहा जाता था जमींदार. अब जमींदार का काम क्या होता था, जमींदार का काम होता था उस पर्टिकुलर पूरे लैंड पे कल्टीवेशन हो या ना हो, कुछ भी हो या ना हो, हमको क्या करना है, उससे क्या करना है, एक फिक्स पोर्शन ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट को सबमिट करना है. ठीक है, वो भी एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर. तो जमींदार टीनेंट्स रखते थे, जमींदार टिलर्स को रेंट पे क्या कर देते थे, लैंड दे देते थे, और उसके ऊपर कल्टीवेशन कौन करता था, टीनेंट करता था. अब जमींदार का काम ये होता था कि भाई उसको तो उस लैंड पे से क्या कलेक्ट करना है, रेंट कलेक्ट करना है. ठीक है, जिसको लगान भी कहते थे, लगान या फिर रेंट, उसको कलेक्ट करना है. और उसको वो कलेक्ट करके पोर्शन किसको सबमिट करना है, पूरा ब्रिटिश को. उसका एक पोर्शन उसको भी एंजॉय करने को मिलेगा. लेकिन अगर वो एक टाइम बीइंग में या फिर उसके फिक्स टाइम में लगान या फिर रेंट डिपॉजिट नहीं करेगा, तो जमींदार के खुद के लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे और किसी और को जमींदार बना दिया जाएगा. तो जमींदार को पता है कि अगर उसको इस स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट पोजीशन पे रहना है तो ऑब्वियसली उसको क्या करना पड़ेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ओबे करना पड़ेगा. और दूसरी बात ये भी थी कि उनके खुद के भी कई सेल्फिश मोटिव्स थे, क्योंकि उनको भी फ़ायदा हो रहा था, उनको ओनरशिप भी मिल रही थी, उनको अथॉरिटी भी मिल रही थी, उनको अर्निंग भी मिल रही थी. ठीक है, तो ये सब चीज़ों की वजह से ये थोड़ा क्या होता गया, टीनेंट्स के ऊपर थोड़ा सा हैवी होता गया. मैंने कल भी आपको बताया था जब हम फीचर डिस्कस कर रहे थे कि इस सेक्टर में क्या होता था, टेलर्स के ऊपर बहुत सारी परेशानी थी, टेलर्स बहुत सारी कॉस्ट बियर कर रहे थे और जितना भी प्रॉफिट हो रहा था वो किसको जा रहा था, ओनर को जा रहा था. ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जब तक टेलर खुद ओनर नहीं होगा तब तक उनको हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कुछ बेनिफिट होगा या ज़्यादा कुछ वो कमा पाएंगे या फिर उनकी स्थिति कुछ सुधरेगी, इम्प्रूव होगी या फिर वो ग्रो करेंगे. ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है, और फिर क्या था, सारी कॉस्ट, सारे रिस्क, सारा बर्डन टेलर्स उठा रहे हैं और सारा प्रॉफिट रीप कौन कर रहा है, जमींदार या फिर ओनर. तो फिर वो सेक्टर डेवलप कैसे होगा. तो इस सिस्टम के अंदर जमींदार का पूरा फोकस था कलेक्टिंग मोर एंड मोर ऑफ लगान, मोर एंड मोर ऑफ रेंट, एंड दे वर लीस्ट बॉदर्ड फॉर व्हाट द टेलर्स आर फेसिंग और what the
condition of agriculture is going on, they didn't work upon that improvement, nor the British government was bothered. So this resulted in stagnation of what? Indian agriculture. Next important next important point under the causes of stagnation or backwardness of Indian agriculture is commercialization of Indian agriculture. So you might be thinking this is a good thing, है ना, ये तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ है, तो ये उसकी बैकवर्डनेस का रीज़न कैसे बन गया? कमर्शलाइजेशन का बेसिक मतलब होता है कि प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ कैश क्रॉप्स देन फूड क्रॉप्स और अदर क्रॉप्स, है ना, कैश क्रॉप्स या कमर्शियल क्रॉप्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करना एज कम्पेयर टू द प्रोडक्शन ऑफ अदर क्रॉप्स, है ना। तो अब बात ये आती है कि ये स्टैग्नेशन या बैकवर्डनेस का रीज़न कैसे बन गया? देखो क्या हुआ, जब कमर्शलाइजेशन स्टार्ट हुई, ठीक है, तो क्योंकि मार्केट में इन क्रॉप्स की क्या मिल रही थी, अच्छी कीमत मिल रही थी, तो ज़्यादातर क्या होने लगा कि कमर्शियल क्रॉप्स या कैश क्रॉप्स फूड क्रॉप्स को क्या करने लग गई, सब्सटीट्यूट करने लग गई, और जितना भी उसका बेनिफिट निकल रहा था वो या तो यूरोपियन ट्रेडर्स को जा रहा था या ब्रिटिश गवर्नमेंट को जा रहा था, ठीक है, क्योंकि कई जगह पे प्लांटेशन के राइट्स यूरोपियन ट्रेडर्स को ही दिए गए। साथ ही साथ अगर मान लो एक टिलर भी वर्क कर रहा है किसी कैश क्रॉप के ऊपर, तो ऐसे सिस्टम में उसको बांधा गया जिसमें क्या होगा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ज़मींदार और ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाएगा और उसको इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके दो कॉन्सिक्वेंस हुए, एक कि भाई इस क्रॉप्स की जो अगर मान लो मार्केट में इसकी कमर्शियल वैल्यू है, इकोनॉमिक वैल्यू है, बेनिफिट हैं, तो फार्मर्स या टिलर्स तक तो नहीं पहुँचे, किस तक पहुँचे किस तक, ब्रिटिश गवर्नमेंट तक, यूरोपियंस तक। दूसरी बात, इसका एक कॉन्सिक्वेंस ये भी रहा कि अब कैश क्रॉप को ज़्यादा प्राथमिकता देने की वजह से फूड क्रॉप्स की होने लग गई कमी, और जिन फूड क्रॉप्स से स्मॉल टिलर्स, स्मॉल टेनेंट्स, जो छोटे मोटे फार्मर हैं, वो कम से कम अपनी सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, अपनी अपनी फैमिली, अपनी बेसिक लोकल नीड्स पूरी करते थे, अब वो भी हो पाना क्या हो गया, मुश्किल, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो बोल रखा है कि भाई कमर्शियल क्रॉप ग्रो करो, कई जगह पे बोल दिया कि भाई आपको अपनी पूरे खेत पे इंडिगो ही कल्टीवेट करनी है, ठीक है, इंडिगो नील, क्योंकि उस वक्त वो एक बड़ी ही क्या थी, अच्छी कमर्शियल क्रॉप थी। अब आप चाहे कुछ भी गेहूँ उगा रहे हो या कोई सी भी चीज़ उगा रहे हो, आपको एक पोर्शन में वो उगानी है, और लगान या रेवेन्यू के तौर, रेंट के तौर पे उसको आपको सबमिट करना ही करना है, जिसकी वजह से उनकी मेन क्रॉप के ऊपर कई बार सेक्रीफाइस होता था, उनको कई सारी क्या कॉस्ट उठानी पड़ती थी, कई बार उनकी क्रॉप ख़राब हो जाती थी, इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं था। समझ रहे बात को? तो कमर्शलाइजेशन से भी इंडियन फार्मर्स को कोई बेनिफिट नहीं हुआ, उनका प्रॉफिट नहीं बढ़ा, या हम फिर बोल सकते हैं कि भाई इससे क्या हुआ, ये सेक्टर उस वक्त स्टैग्नेटेड ही हुआ, बैकवर्ड ही हुआ। सो next important point is impact of the partition, and yesterday when we were talking about the features, then also we have discussed this thing, and yes, I have told you कि during that time obviously it was decided earlier only that the land mass would be divided, लेकिन वो सिर्फ एक तरफ से हमारा हिस्सा बटा नहीं, या फिर एक तरफ से एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बनी, दो तरफा से हम क्या हुआ, हमारा लैंड मास कम हो गया, है ना। तो यू नो कि वी वर बीइंग डिवाइडेड एज हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो पाकिस्तान भी दो पोर्शन में से डिवाइड हुआ, एक था कौन सा, एक था वेस्ट पाकिस्तान और एक था ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान दैट इज पाकिस्तान स्टेट, एंड ईस्ट पाकिस्तान द बांग्लादेश स्टेट, एंड यू नो बोथ द लैंड मास इज वेरी प्रोडक्टिव, ठीक है, दोनों ही लैंड मास बड़ा ही प्रोडक्टिव था, और दोनों ही लैंड मास के हमारे से सेपरेट होने का बड़ा ही इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट जो हम पे पड़ा वो था हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे एक क्या, स्टैग्नेशन या फिर बैकवर्डनेस। दोनों के ही इंडिया के लैंड मास से अलग होने से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे एक फ़र्क बिल्कुल पड़ा, क्योंकि ये एरिया बड़ा ही क्या था, फर्टाइल था, यहाँ पे बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिवर्स ड्रेन होती थी, सॉइल बड़ा ही फेवरेबल था, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में ये बहुत ही सपोर्टिंग था। और ये डिवाइड होने की वजह से क्या हुआ, ऑब्वियसली डिवीजन भी इसी बेस पे होते हैं, कई बार डिवीजन्स भी जो होते हैं, अगर मान लो वो भी अपना लैंड मास डिसाइड कर रहे हैं, वो भी अपनी स्टेट डिसाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सबको चाहिए। और उस वक्त जब भी भाई कोई स्टेट होती थी तो आपको पता है सारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ स्टार्ट होती हैं एग्रीकल्चर से, ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ इकोनॉमी की बेस एक्टिविटीज़ होती हैं, और एग्रीकल्चर सबसे बेसिक प्राइमरी एक्टिविटी है, तो सभी को सबसे पहले अपनी स्टेट के लिए एक डेवलप्ड क्या चाहिए, एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर चाहिए था। तो ऑब्वियसली वो डिवीजन का भी एक बेस बन जाता है डिसीजन लेने का, तो उसकी वजह से भी हमारे सेक्टर को बहुत फ़र्क पड़ा।
ठीक है, हमारे पास कई सारे क्या नाम है, हमारा जो एक फर्टाइल एरिया था वो पाकिस्तान चला गया, हमारा जो एक प्रॉक्सिमिटी थी जूट प्रोडक्शन की वो बांग्लादेश में चली गई, जिसकी वजह से हमारा क्या हो गया, हम वर्ल्ड में लीडिंग प्रोड्यूसर जूट के नहीं रह पाए। ठीक है, समझ रहे बात को। और इसकी वजह से कई बार हमारा इतना बड़ा प्रोडक्शन एरिया डिवाइड होने की वजह से कुछ जगहों पे फूड क्राइसिस भी आई, लोगों के लिए सब्सिस्टेंस कर पाना भी बड़ा क्या हो गया, मुश्किल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कॉज ऑफ स्टैग्नेशन या बैकवर्डनेस का, लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। और जो हमने कल से बात करी है इस सेक्टर के फीचर्स के बारे में उस वक्त की, तो आपने ये बात देखी कि यहाँ पे लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे, चाहे वो ज़मींदार हो, चाहे वो कोई और इंटरमीडियरी हो, है ना। जैसे कि कई सारे इंटरमीडियरीज भी थे, ज़मींदार थे, ताल्लुकदार थे, रोतवार थे, ठीक है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि भाई इस सेक्टर की ग्रोथ, इस सेक्टर में कुछ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, कुछ ना कुछ सपोर्ट होगा, सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ेगी, कहीं ना कहीं मैन और मटेरियल की हेल्प से यील्ड या फिर कल्टीवेशन में सपोर्ट होगा। ना ही ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ पे कर सकती थी इन्वेस्टमेंट, है ना, वो रेलवेज में इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज में कर सकती थी, लेकिन वो एग्रीकल्चर में नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसको क्या करना था, आपको पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो लैंड को ज़्यादा सपोर्ट कर दिया, यहाँ के लोगों को ज़्यादा ट्रेन कर दिया, इक्विप कर दिया, तो वो तो इन लोगों के साथ स्किल हमेशा के लिए जुड़ जाएगी, इंडियंस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, उनको सब चीज़ समझ में आ जाएगी, और फिर क्या होगा, उनकी इकनॉमी उनके हिसाब से चलेगी, वो थोड़े टाइम बाद डिसीजंस भी मना कर देंगे। तो उनको हमेशा एक किस पे रखना है, एक बैक सीट पे रखने के लिए उनको हमेशा हमारी सपोर्ट या फिर हमारी मदद चाहिए हो काम के लिए, उस स्थिति में रखने के लिए कभी कोई सपोर्ट नहीं किया गया। इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हुई, ठीक है, जिसकी वजह से कई जगह पे क्रॉप फेलियर हुए, कई जगह पे हमारे बोल सकते हैं कई ड्रॉट्स के कारण, कई जगह पे इरिगेशन मैनेजमेंट ना होने के कारण बहुत सारी कई सारी सिचुएशंस थी जिसने एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर एक क्या करा, एक बहुत इम्पैक्ट डाला, और सभी का इम्पैक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ हमारे इंडियन फार्मर्स स्टूडेंट्स को ही उठाना पड़ा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सो दिस वॉज द स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, और हमने जिस तरीके से इसको पढ़ा है, ठीक है, उसी तरीके से आपको समझना है, ठीक है, जिस तरीके से इसके बुक में पॉइंट्स दे रखे हैं उसी तरीके से आपको पढ़ने याद करने हैं, इन पॉइंट्स को याद करना है और इसके अंदर की बात को समझनी है, ठीक है। थ्योरी है तो थ्योरी को उसी के हिसाब से आपको लर्न करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप अलग अलग तरह की बुक्स देखोगे, उसमें हो सकता है एक दो पॉइंट ज़्यादा हो, एक दो पॉइंट थोड़े से अलग तरीके से उसको बना रखा हो, लेकिन आपको बस ये बात याद रखनी है कि हमारा टॉपिक क्या है, हमको सीबीएसई ने क्या टॉपिक दे रखे हैं, क्या हमारे सिलेबस में है, उसके अंदर हमको क्या क्या चीज़ पढ़नी है, और वो हम सिर्फ एक ही टेक्स्ट को फॉलो करते हुए पढ़ सकते हैं। अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से एक्सप्लेनेशन होती है, तो हमको तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन रखनी है, हमको यूनिटी ऑफ डायरेक्शन रखनी है, ठीक है। वन हेड के अंदर एक ही प्लान को फॉलो करना है, एक ही बुक को हम फॉलो करेंगे। इसके अलावा मान लो कभी इस बुक में मेरे को लगता है कि कोई चीज़ थोड़ी बहुत रह गई, थोड़ी बहुत कोई चीज़ एडिशनल चाहिए, तो ऑब्वियसली मैं उनको अपने नोट्स में लिखवाता हूँ, वो मैं आपको लिखवाऊँगा नोट्स बनवा के, ठीक है। इसके अलावा जब हमारे पूरी की पूरी आईडी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हम एक बार एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी भी बड़ी बेस होती है, उसकी छोटी छोटी लाइन भी बड़ी हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन बन के आ जाते हैं, तो हम लास्ट में उसको भी पढ़ेंगे। लेकिन एनसीईआरटी में क्या है, एक्सप्लेनेशन इनकी बड़ी ही ब्रीफ में है ना, जिसकी वजह से हम खुद अपने आंसर्स को अच्छे से डिटेल में नहीं लिख पाते, ठीक है। लेकिन हाँ, एनसीईआरटी ज़रूरी भी बहुत है, वो ब्रीफ में कई सारी ऐसी भी लाइंस हैं, कई सारे ऐसे वर्ड हैं जो बता इसी चीज़ को रहे हैं, लेकिन कई बार बोर्ड में क्वेश्चन डायरेक्ट उसको लाइन कोट के आ जाता है, तो वो भी हम बाद में पढ़ेंगे। अभी आप जितना पढ़ रहे हो आप देख रहे हो कि इनको क्या नाम है, समझना तो था, समझना भी आसान है, ऐसी कोई बात नहीं, समझना भी आसान है, ये पॉइंट्स भी आसान है, कुछ पॉइंट है। अभी आपने 2 टॉपिक पढ़े, इनको अच्छे से रीड करो, रीड करने के बाद लिख के इनको याद करो, और इसको ऐसे तैयार कर लो कि जब ये चैप्टर पढ़ना है तो आपको ये चीज़ बड़े ही दिमाग में क्या हो जाए, बिल्कुल पहले से ही क्लियर हो।